30 स्टूडेंट्स की क्लास है और हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते उनमें से 6 ड्रॉप आउट हो चुके हैं। ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है दोस्तों। 2021-22 में इंडिया का नेशनल स्कूल ड्रॉप आउट रेट 20% से ज्यादा था। मतलब हर 5 में से एक बच्चा। एग्जैक्टली हर 5 में से एक बच्चा अपने स्कूलिंग पूरी नहीं कर पा रहा है। शॉकिंग है ना? बहुत ज्यादा। आज हम इसी तरह के कुछ मैसिव चैलेंजेस को अनपैक करने वाले हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर आप एक ऐसे डीप डाइव के लिए तैयार हैं जो आपको रूम में सबसे इन्फॉर्म्ड पर्सन बना देगा, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाओ। हाँ, और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। और हाँ, एजुकेशन से जुड़ा अपना सबसे बड़ा सवाल कमेंट में जरूर लिखिए। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज हमने 5 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लाइन अप किए हैं और ये सिर्फ एग्जाम क्वेश्चंस नहीं है, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमारा देश सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। यू गॉट इट। तो ये रहा हमारे आज के सुपर डिटेल लेक्चर का लर्निंग मैप। सबसे पहले हम राइट टू एजुकेशन एक्ट को समझेंगे, क्या ये काम कर रहा है। फिर हम अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इसे आखिर पावरफुल कैसे बनाया जा सकता है। उसके बाद हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और ग्लोबल प्रॉमिस यानी SDG 4 के बीच के डॉट्स कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, एक बड़ी डिबेट, क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में आने देना चाहिए। और आखिर में हम अपने टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs और IIMs की फ्रीडम यानी ऑटोनॉमी पर डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलो अपने पहले बड़े टॉपिक में जंप करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसे पॉलिसी मेकर्स भी जूझते हैं और ये एक्चुअली सिविल सर्विसेज एग्जाम GS2 सोशल जस्टिस 2022 में पूछा गया था। तो ये क्रिटिकल है। बहुत। सवाल है, The right of children to free and compulsory education Act 2009 remains inadequate in promoting incentive-based systems for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyze. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है एजुकेशन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। तो हमारी डिस्कशन का हेडिंग है RTE Act 2009, The Gap Between Incentives and Awareness. चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। RTE Act 2009 एक गेम चेंजर था, एक लैंडमार्क लॉ जो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन गारंटी करता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ फ्री मील्स जैसी चीजें देकर बच्चों को स्कूल में रखा जा सकता है अगर उनकी फैमिलीज को ये आखिर समझ ही ना आए कि स्कूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इस इशू का बिल्कुल कोर है। मैं आपको एक पिक्चर पेंट करती हूँ। प्लीज। एक छोटे से गांव में एक फैमिली इमेजिन कीजिए। वो अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं मेनली मिड डे मील स्कीम की वजह से। कम से कम बच्चे को एक टाइम का अच्छा खाना मिल जाता है। सही है। लेकिन जैसे ही कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है, मान लीजिए एक नई यूनिफॉर्म या कुछ किताबों का, वो सोचते हैं शायद बेहतर होगा कि हमारा बच्चा खेत में काम करके कुछ पैसे कमा ले। उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि RTE एक्ट में और भी प्रोविजंस हैं जो उनकी इन कॉस्ट्स में मदद कर सकते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल सिस्टम में एक बहुत बड़ी दरार दिखाता है। फ्री मील जैसा इंसेंटिव एक टेम्पररी पुल है, लेकिन सिर्फ गहरी अवेयरनेस ही माइंडसेट में परमानेंट शिफ्ट ला सकती है। ये तो इतना अच्छा पॉइंट है। ये ऐसा है जैसे पाइप ठीक करने के बजाय लीक पर पट्टी लगाना। तो अगर हमें इस बड़े सवाल का परफेक्ट आंसर स्ट्रक्चर करना हो तो हम शुरू कैसे करेंगे? इसके इंट्रोडक्शन के लिए आपको स्टेज को परफेक्टली सेट करना होगा। आप RTE एक्ट 2009 को इंडियन एजुकेशन के लिए एक वाटरशेड मोमेंट कहकर शुरू करें। इससे उसकी इंपॉर्टेंस एक्नॉलेज हो जाती है। ओके। लेकिन अचानक से आप टेंशन इंट्रोड्यूस करते हैं। आप कहते हैं कि इसके नोबल गोल्स के बावजूद इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसके इंसेंटिव मैकेनिज्म्स और ग्राउंड लेवल अवेयरनेस के बीच के डिस्कनेक्ट की वजह से क्रिपल है। ये एक पावरफुल हुक बनाता है। ठीक है, स्टेज सेट हो गया। अब मेन पार्ट यानी आर्गुमेंट का बॉडी, उसको हम कैसे ब्रेक डाउन करें? आप उसको 2 क्लियर पार्ट्स में स्प्लिट कीजिए। पार्ट ए है इनएडिक्वेसीज इन द करंट फ्रेमवर्क। यहाँ आप पहले लिमिटेड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करें। मतलब एक्ट में गरीब परिवारों के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट्स कवर करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, जैसे यूनिफॉर्म्स, बुक्स, ट्रांसपोर्ट। मिड डे मील स्कीम ब्रिलियंट है, पर अकेले ये गारंटी नहीं कर सकती कि एक बच्चा 10 साल तक स्कूल में रहेगा। सही। दूसरा, आप अवेयरनेस गैप्स पर फोकस करें। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर सरकारी कैंपेन्स के बावजूद RTE एक्ट की स्पेसिफिक डिटेल्स कई रूरल और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज तक नहीं पहुंची हैं। उसमें लो पेरेंट टीचर एंगेजमेंट और कल्चरल बैरियर्स, स्पेशली लड़कियों की एजुकेशन के लिए जोड़ दीजिए और आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राइट। तो हमने लॉ की कमियां बता दी। बॉडी का दूसरा पार्ट क्या होगा? पार्ट बी है इम्पैक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। यहाँ आप अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए हार्ड हिटिंग डेटा लाते हैं। ओके, जैसे कि आप 2021-22 का शॉकिंग नेशनल स्कूल ड्रॉप आउट रेट 20.6% मेंशन कीजिए। फिर आप अलार्मिंग फिगर्स वाले स्टेट्स पर जूम इन कीजिए, जैसे ओडिशा में लगभग 50% और बिहार में 42% से ऊपर। बाप रे। फिर आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्यों हो रहा है। स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट की कमी, जो वैल्यू नहीं देख पाते, और फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ये डेटा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन्हीं इनएडिक्वेसीज का नतीजा है जो आपने अभी डिस्कस की। वाओ, ये डेटा तो सच में एक बहुत ही अजीब तस्वीर दिखाता है। तो प्रॉब्लम और उसके इम्पैक्ट को बताने के बाद हम इसे कंक्लूड कैसे करें? कंक्लूजन या आगे का रास्ता क्या होगा? कंक्लूजन हमेशा आशावादी और सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। उसे वे फॉरवर्ड कहिए। पहले आप स्ट्रेंथनिंग इंसेंटिव मैकेनिज्म सजेस्ट कीजिए। सिर्फ बेहतर इंसेंटिव्स मत कहिए, स्पेसिफिक बनो। जैसे कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स सजेस्ट कीजिए जो सीधे स्टूडेंट की अटेंडेंस से लिंक्ड हो। टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस पे प्रपोज कीजिए और डिजिटल लिटरेसी पर फोकस कीजिए। ठीक है, और अवेयरनेस का क्या? दूसरा, आप अवेयरनेस एनहांसमेंट पर फोकस कीजिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स,
पेरेंट काउंसलिंग सेशन सजेस्ट कीजिए, टारगेटेड आउटरीच के लिए सोशल मीडिया का यूज और उन एनजीओज के साथ कोलैबोरेशन जिनकी इन कम्युनिटीज में गहरी जड़ें हैं। और इसे फाइनल पावरफुल पंच देने के लिए आप इसे बड़ी पिक्चर से कनेक्ट कीजिए। आप इन सॉल्यूशंस को एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे समग्र शिक्षा अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ इंटीग्रेट करने की सलाह दीजिए। और मास्टर स्ट्रोक के लिए आप पूरे सॉल्यूशन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 SDG 4 जो क्वालिटी एजुकेशन का ग्लोबल गोल है उससे लिंक कर दीजिए। इससे पता चलता है कि आप इस नेशनल प्रॉब्लम को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। ये तो एक फैंटास्टिक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन है। अब मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चंस पूछता हूं, जैसे एक क्यूरियस स्टूडेंट पूछेगा। पहला, स्ट्रक्चर के बारे में। आपने कहा कि ड्रॉप आउट रेट का डेटा इंपैक्ट सेक्शन में डालें। वहां क्यों? इंट्रोडक्शन में डालकर रीडर को शॉक क्यों ना दें? बहुत अच्छा सवाल है। जबकि ये इंट्रो में काम कर सकता है, इसे इम्पैक्ट सेक्शन में रखना ज्यादा लॉजिकल है। आप पहले कॉजेज, इनएडिक्वेसीज एक्सप्लेन करते हैं और फिर आप डेटा को इफेक्ट या नतीजे के रूप में पेश करते हैं। ये एक मजबूत, ज्यादा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बनाता है। ठीक है, ये समझ आ गया। दूसरा, कंटेंट पर। सवाल में एनालाइज वर्ड यूज हुआ है। एक एनालाइज सवाल में अच्छा स्कोर करने का की क्या है? क्या ये सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट करना है? इट इज द अवेयरनेस गैप। फिर इन कंपोनेंट्स के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करो और दिखाओ कि ये ड्रॉप आउट प्रॉब्लम तक क्यों ले जाते हैं, और आखिर में आप उसे सॉल्यूशंस के साथ वापस बिल्डअप करते हो। ये क्यों और कैसे दिखाने के बारे में सिर्फ क्या नहीं। परफेक्ट। एक और सवाल, वे फॉरवर्ड में आपने कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स का जिक्र किया, लेकिन क्या उसे भी एक और इंसेंटिव के तौर पर नहीं देखा जा सकता? ये अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। वो एक इंसेंटिव है, लेकिन एक बहुत ज्यादा स्मार्ट इंसेंटिव। एक मिड डे मील अनकंडीशनल है। 80% अटेंडेंस से जुड़ा कैश ट्रांसफर कंडीशनल है। ये सीधे डिजायर्ड बिहेवियर, बच्चे को स्कूल में रखने को रिवॉर्ड करता है, जिससे फैमिली एक पैसिव रेसिपिएंट के बजाय एक एक्टिव पार्टनर बन जाती है। मैं फर्क समझ गया। अब आपने गर्ल चाइल्ड का जिक्र किया। एजुकेशन के बारे में एक आंसर में इस पहलू को हाईलाइट करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जेंडर एजुकेशनल इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा डायमेंशन है। कल्चरल बायसेस, सेफ्टी कंसर्न्स और घरेलू जिम्मेदारियां लड़कियों को डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करती हैं। इस पहलू को इग्नोर करना मतलब आप प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इग्नोर कर रहे हैं। इसे हाईलाइट करना दिखाता है कि आपके पास एक नुआंस्ड, सोशली अवेयर अंडरस्टैंडिंग है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। चलो इंट्रोडक्शन के बारे में फिर से बात करते हैं। हम उसको कैची कैसे बना सकते हैं बिना ज्यादा ड्रामेटिक हुए? सीक्रेट सॉस क्या है? सीक्रेट है टेंशन। एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फ्रेज जैसे वाटरशेड मोमेंट से शुरू कीजिए, ताकि पॉलिसी की नीयत को एक्नॉलेज किया जा सके। फिर तुरंत हाउएवर या बट जैसे शब्द से पिवट कीजिए, ताकि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंज इंट्रोड्यूस हो। ये एक वाटरशेड मोमेंट था, लेकिन इसकी सफलता ये रीडर को तुरंत डिबेट में हुक कर लेता है। आखिरी सवाल इस टॉपिक पर, आपने आखिरी में SDG 4 से लिंक किया। एक स्टूडेंट के लिए ऐसा करने का बड़ा फायदा क्या है? क्या इससे सच में मार्क्स बढ़ते हैं? ये पर्सपेक्टिव और वेट ऐड करता है। ये आपके आंसर को एक सिंपल डोमेस्टिक पॉलिसी एनालिसिस से उठाकर ग्लोबल सिग्निफिकेंस की डिस्कशन बना देता है। ये एग्जामिनर को बताता है कि आप एक वेल रेड इंडिविजुअल हैं जो लोकल इश्यूज को ग्लोबल फ्रेमवर्क से जोड़ सकते हैं। ये एक सच में मैच्योर और होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग का साइन है। फैंटास्टिक। ठीक है सब लोग, ये जरूरी है। चलो इस नॉलेज को पक्का करते हैं। आप पॉज कीजिए और इस सेंटेंस को जोर से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। RTE एक्ट 2009 की सक्सेस नीड्स अ होलिस्टिक अप्रोच कंबाइनिंग रोबस्ट इंसेंटिव्स विद कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक्सेलेंट। तो एक छोटा सा मिनी रिकैप इन शॉर्ट। RT एक्ट एक पावरफुल आइडिया है, लेकिन ये एक ऐसी कार की तरह है जिसमें इंजन तो है पर फ्यूल नहीं। इंसेंटिव्स इंजन है, लेकिन कम्युनिटी अवेयरनेस वो फ्यूल है जिसकी जरूरत कहीं भी जाने के लिए है। ठीक है, अब हम अपने दूसरे बड़े टॉपिक पर चलते हैं। ये स्किल्स और जॉब्स के बारे में है। GS2 सोशल जस्टिस 2021 से सवाल ये है, Earn while you learn scheme needs to be strengthened to make vocational education and skill training meaningful. Comment. इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। चलो इस सेक्शन को कहते हैं अर्न व्हाइल यू लर्न, ब्रिजिंग द स्किल गैप। तो अर्न व्हाइल यू लर्न का आइडिया सुपर कूल है ना? स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल स्किल सीखने, एक रियल कंपनी में काम करने और पैसे कमाने का मौका मिलता है, सब एक ही समय में। बिल्कुल। सवाल ये है कि हम इस बेहतरीन आइडिया को कैसे लें और इसे लाखों युवा भारतीयों के लिए सच में इफेक्टिव और मीनिंगफुल कैसे बनाएं? इसको एक कहानी से जिंदा करते हैं। मिलिए रिया से, एक ITI स्टूडेंट जो वेल्डिंग सीख रही है। अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम के तहत उसे एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अप्रेंटिसशिप मिलती है। ओके। मंडे से थर्सडे वो क्लास में थ्योरी सीखती है। फ्राइडे और सैटरडे को वो फैक्ट्री फ्लोर पर होती है, रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करती है एक एक्सपीरियंस्ड सुपरवाइजर के अंडर, और उसे स्टाइपेंड भी मिलता है। वाह, फुल टाइम जॉब ऑफर करती है। ये वो ड्रीम सिनेरियो है जिसका लक्ष्य इस स्कीम का है। ये तो आइडियल है, बिल्कुल। तो अगर आपको इसका परफेक्ट आंसर लिखना हो तो आप इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करेंगे? आप डेटा से शुरुआत करें जो मोमेंटम दिखाता है। मेंशन करें कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अंडर इनरोलमेंट 2018 में लगभग 35,000 से बढ़कर 2022-23 में लगभग 7.5 लाख हो गया। वाह, ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। ये एक स्टैटिस्टिक दो चीजें साबित करता है। स्कीम में बहुत पोटेंशियल है और सरकार इस पर जोर दे रही है। ये एक पावरफुल फैक्ट बेस्ड ओपनिंग है। डेटा ड्रिवन स्टार्ट मुझे पसंद आया। अब बॉडी के लिए हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कैसे स्ट्रक्चर करें? बॉडी में एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए 3 पार्ट्स में। पहला, करंट इंप्लीमेंटेशन स्टेटस। यहाँ आप नंबर्स के साथ सरकार का कमिटमेंट दिखाएं।
स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के बारे में बात करें और आईटीआईज को अपग्रेड करने के लिए स्पेशल 3,000 करोड़ के फंड की। राइट। आपको की इनिशिएटिव्स के नाम लेने होंगे। पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और नैट्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये दिखाता है कि आप लैंडस्केप जानते हैं। ओके। तो पहले हम बताएं कि क्या किया जा रहा है, फिर जाहिर है हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। एग्जैक्टली। दूसरा पार्ट है चैलेंजेस इन द करंट फ्रेमवर्क। यहाँ आप क्रिटिकल होते हैं। कोर इश्यूज को पॉइंट आउट करें। 1. लिमिटेड इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, पर्याप्त कंपनी साइन अप नहीं कर रही हैं। 2. अ करिकुलम मिसमैच, जो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है वो अक्सर इंडस्ट्री को नहीं चाहिए होता। 3. इनकंसिस्टेंट ट्रेनिंग क्वालिटी, और 4. एक सिंपल लैक ऑफ अवेयरनेस उन स्टूडेंट्स में जो इससे सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और सबसे जरूरी सेक्शन सॉल्यूशंस, उसके बाद क्या आता है? तीसरा और सबसे जरूरी पार्ट है मेजर्स टू स्ट्रेंथन द स्कीम। हर चैलेंज जो आपने लिस्ट किया उसके लिए आप एक स्पेसिफिक सोल्यूशन दें। इंडस्ट्री पार्टनरशिप के लिए आप सेक्टर स्किल काउंसिल्स को मजबूत करने का सुझाव दें। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप सरकारी बजट को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज बनाने के लिए यूज करने की बात करें। सही है। क्वालिटी के लिए आप एक स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल असेसमेंट फ्रेमवर्क प्रपोज करें। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिक्र करें। और ज्यादा कंपनीज को लाने के लिए आप बेहतर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे स्टाइपेंड सपोर्ट और टैक्स बेनिफिट्स सजेस्ट करें। ये एक बहुत ही साफ प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच है। तो हम इस सब को कंक्लूजन में कैसे समेटें? इंक्लूजन में आप जूम आउट करें। आप जोर देकर कहें कि सफलता एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच पर निर्भर करती है। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कोलैबोरेट करना ही होगा। फिर आप इस पूरी कोशिश को स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े नेशनल विजन से कनेक्ट करें। ये आपके आंसर को एक पावरफुल, देशभक्त और आगे की सोच वाला फिनिश देगा। ब्रिलियंट। ठीक है, इस पर कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, एक प्रैक्टिकल सवाल। आपने बजट फिगर्स का जिक्र किया। एक स्टूडेंट इतने सारे नंबर्स कैसे याद रखेगा? क्या ये बिल्कुल जरूरी है? एक बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल सवाल। आपको आखिरी रुपए तक का नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। अप्रॉक्सीमेट फिगर जानना, जैसे 6,000 करोड़ से ज्यादा, काफी है। गोल इन्वेस्टमेंट का स्केल दिखाना है जो सरकारी कमिटमेंट को दर्शाता है। मैग्नीट्यूड आखिरी डिजिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुन के राहत मिली। दूसरा, ये एक कमेंट टाइप का सवाल है। ये एनालाइज से कैसे अलग है? एक कमेंट आंसर को स्ट्रक्चर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कमेंट आपको एक स्टेटमेंट पर अपनी आधारित राय देने के लिए इनवाइट करता है। सबसे अच्छा स्ट्रक्चर बैलेंस्ड होता है। प्रेमिस से अग्री करके शुरुआत करें, हाँ, स्कीम को सच में मजबूत करने की जरूरत है। फिर अपने स्टैंड के लिए एविडेंस दें, जिसमें आप करंट स्टेटस, चैलेंजेस और आखिर में अपनी रिकमेंडेशंस, द मेजर्स डिस्कस करें। ये एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव है। समझ गया। अब कंटेंट में घुसते हैं। इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप को इस स्कीम की सफलता के लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्यों माना जाता है? क्योंकि इंडस्ट्री के बिना एकेडेमिया अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इंडस्ट्री स्किल्स का अल्टीमेट कस्टमर है। अगर वो करिकुलम डिजाइन करने और ट्रेनिंग देने में शामिल नहीं है तो स्टूडेंट्स ऐसे जॉब्स के लिए आउटडेटेड स्किल सीखेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। पार्टनरशिप रेलेवेंस और एम्प्लॉयबिलिटी दोनों इंश्योर करती है। समझे? क्रिस्टल क्लियर। मेरा अगला सवाल पीएमकेवीवाई जैसी स्कीम्स के नाम लेने के बारे में है। क्या सिर्फ नाम मेंशन करने से वैल्यू ऐड होती है या हमें उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत है? सिर्फ नाम सही से मेंशन करना ही अक्सर काफी होता है। ये एक कीवर्ड की तरह काम करता है जो एग्जामिनर को सिग्नल देता है कि आप उन स्पेसिफिक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को जानते हैं जो सरकार यूज कर रही है। ये दिखाता है कि आपका नॉलेज करंट और स्पेसिफिक है, ना कि सिर्फ जनरल और वेग। ये क्रेडिबिलिटी ऐड करता है। ठीक है, ये जानना अच्छा है। चैलेंजेस सेक्शन में हम अपने पॉइंट्स को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं ताकि वो एक बोरिंग लिस्ट ना लगे? 2 शब्द, स्ट्रक्चर और कीवर्ड्स। हर चैलेंज के लिए क्लियर सब हेडिंग्स यूज करें, जैसे द इंडस्ट्री डिस्कनेक्ट या द क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम। और हर पॉइंट को एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड से शुरू करें। इससे यह हाईली रीडेबल हो जाता है और एग्जामिनर आपके मेन आर्ग्यूमेंट्स को सेकंड्स में समझ सकता है। आखिरी सवाल, आपने कंक्लूजन को आत्मनिर्भर भारत से लिंक किया। एक स्पेसिफिक स्कीम को इन बड़े नेशनल गोल से जोड़ना इतना इंपैक्टफुल क्यों है? क्योंकि ये दिखाता है कि आप व्हाट के पीछे का व्हाई समझते हैं। आप सिर्फ एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम को अलग से नहीं देख रहे हैं, आप इसे नेशनल डेवलपमेंट की विशाल मशीन में एक महत्वपूर्ण पुर्जे के रूप में देख रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को दर्शाता है और वो एक टॉप टियर स्किल है। फैंटास्टिक। अब चलो इसे सबके दिमाग में लॉक करते हैं। इस पावरफुल लाइन को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच इज की टू ब्रिज द स्किल गैप एंड रियलाइज द विजन ऑफ स्किल इंडिया। इसे दोहराओ। ऑसम। तो इस सवाल का मिनी रिकैप है। इन शॉर्ट, अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम में जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन एक स्टूडेंट की जिंदगी को सच में बदलने के लिए इसे इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच एक मजबूत हैंडशेक और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत है। अब आते हैं एक बहुत ही रेलेवेंट और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टॉपिक पर। ये सवाल GS2 गवर्नेंस 2020 से है। सवाल है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज इन कंफॉर्मिटी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर 2030. It intended to restructure and reorient the education system in India. Critically examine the statement. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है पॉलिसी एनालिसिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हम इस सेक्शन को कह सकते हैं NEP 2020 एंड SDG 4, अ परफेक्ट मैच। चलिए इसे डिकोड करते हैं। SDG 4 एक ग्लोबल प्रॉमिस है जो सभी UN देशों ने किया है कि 2030 तक सबके लिए इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। NEP 2020 इंडिया का एम्बिशियस नया एजुकेशन रोड मैप है।
सवाल हमसे पूछ रहा है कि क्या हमारा इंडियन रोड मैप हमें सच में उस ग्लोबल मंजिल तक ले जा रहा है? इसे क्रिटिकली एग्जामिन करें। क्रिटिकली एग्जामिन की है मतलब हमें अच्छाई और बुराई दोनों देखनी है। चलो इसके लिए कहानी यूज करते हैं। इमेजिन कीजिए अमन एक 6th ग्रेड स्टूडेंट एक छोटे शहर में। NEP 2020 की वजह से उसके स्कूल में कोडिंग और कार्पेंट्री जैसे नए वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। ये तो अमेजिंग है। हाँ, अमेजिंग है। ये सीधे SDG 4 के स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट वाले गोल से अलाइन करता है। लेकिन यहाँ क्रिटिकल पार्ट है। अमन के स्कूल में कोडिंग के लिए ना कंप्यूटर्स हैं और ना ही कार्पेंट्री के लिए ट्रेन टीचर। ये कहानी इस समस्या का सार है। एक शानदार पॉलिसी जो पेपर पर है और जमीन पर कठोर वास्तविकता के बीच का अंतर। ये एक परफेक्ट और बहुत ही मार्मिक चित्र है। तो इस आंसर के इंट्रोडक्शन के लिए आप एक कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट से शुरू करें। आप कहें कि NEP 2020 इंडियन एजुकेशन के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव विजन है जो SDG 4 के मूल सिद्धांतों से फिलोसॉफिकली अलाइंड है। ओके, आप इसके एक इक्विटेबल, इंक्लूसिव और हाई क्वालिटी सिस्टम बनाने के लक्ष्य का जिक्र करें। ये एक पॉजिटिव लेकिन एनालिटिकल टोन सेट करता है। राइट। और क्योंकि कीवर्ड क्रिटिकली एग्जामिन है तो बॉडी को एक बैलेंस डिबेट होना चाहिए। चलो पॉजिटिव से शुरू करते हैं। NEP 2020 आखिर SDG 4 से कैसे अलाइन करता है? आप पॉजिटिव्स को खूबसूरती से स्ट्रक्चर कर सकती हैं। पहले अलाइनमेंट विद SDG 4 के बारे में बात करें, स्पेसिफिक गोल्स मेंशन करें। यूनिवर्सल एक्सेस जहां NEP 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER का टारगेट रखता है, बिल्कुल SDG 4 की तरह। फिर क्वालिटी एनहेंसमेंट, जिसके लिए आप निपुण भारत मिशन का जिक्र कर सकती हैं जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर फोकस करता है। और तीसरा स्किल डेवलपमेंट, क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन के इंट्रोडक्शन के साथ। तो ये ऑन पेपर अलाइनमेंट हो गया। एक्चुअल प्रोग्रेस के बारे में क्या कोई एविडेंस है कि चीजें बदल रही हैं? हाँ, और ये आपके पॉजिटिव सेक्शन का दूसरा हिस्सा है। प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स एंड अचीवमेंट्स। यहाँ आप कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दें, मैसिव स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र करें, 5+3+3+4 सिस्टम का। हायर एजुकेशन GER के लिए डेटा यूज करें जिसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाया। और डिजिटल का? और डिजिटल इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल्स दें जैसे DIXHA प्लेटफॉर्म जिसमें बिलियंस ऑफ लर्निंग सेशंस हैं। ये रियल अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने एक अच्छी तस्वीर पेश की है। अब क्रिटिकल पार्ट का समय है। बड़ी चुनौतियां क्या हैं? ये बॉडी का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्रिटिकल चैलेंजेस। नंबर 1 चैलेंज है डिजिटल डिवाइड। ऑनलाइन लर्निंग का जोर अच्छा है लेकिन ये उन स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ देता है जिनके पास डिवाइसेज या इंटरनेट नहीं है। ये तो बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा। दूसरा रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। हमारे पास अभी भी हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे जरूरी वेल ट्रेन्ड टीचर्स की कमी है। और तीसरा इम्प्लीमेंटेशन गैप्स। पॉलिसी नेशनल है लेकिन एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है जिससे इसके एग्जीक्यूशन में देश भर में बहुत डिस्पैरिटीज हैं। तो दोनों तरफ इतने मजबूत पॉइंट्स के साथ कंक्लूजन को बहुत ध्यान से लिखना होगा, है ना? आप इन सबको कैसे जोड़ेंगी? कंक्लूजन बैलेंस में एक मास्टर क्लास होना चाहिए। आप एक्नॉलेज करें कि NEP 2020 एक सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड है। आप SDG 4 के साथ उसके अलाइनमेंट को अफर्म करें, लेकिन आप इस बात पर जोर दें कि 2030 के गोल्स हासिल करना पूरी तरह से इन इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, खासकर डिजिटल डिवाइड और टीचर ट्रेनिंग को दूर करने की हमारी क्षमता पर निर्भर है। आप एक आशाजनक नोट पर खत्म कर सकती हैं, जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE के रोल आउट जैसी एक सक्सेस स्टोरी का जिक्र करके ये दिखाने के लिए कि प्रगति संभव है। ये कंक्लूड करने का एक बहुत मैच्योर तरीका है। मेरे क्रॉस क्वेश्चंस का समय। पहला साफ साफ पूछता हूं, क्या क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बराबर संख्या होनी चाहिए? जरूरी नहीं कि संख्या बराबर हो, लेकिन उनका वेट और ईमानदारी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों के लिए एक मजबूत केस पेश करना होगा। आप एक ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, ना कि एक बायस सपोर्टर या अंधे आलोचक। लक्ष्य एक बैलेंस्ड 360 डिग्री व्यू है। समझ गया। मेरा दूसरा सवाल 5+3+3+4 स्ट्रक्चर के बारे में है। इस स्पेसिफिक डिटेल का जिक्र करना इतना जरूरी क्यों है? ये तो सिर्फ कुछ नंबर्स लगते हैं। क्योंकि ये पूरी पॉलिसी का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। ये सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं है, ये पेडागोजिकल थिंकिंग में एक फंडामेंटल शिफ्ट का प्रतीक है जो प्री स्कूल स्टेज से ही एक ज्यादा सीमलेस, एज अप्रोप्रिएट और डेवलपमेंटली अवेयर सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। इसका जिक्र करना दिखाता है कि आप कोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को समझते हैं। ठीक है, इससे साफ हो गया। अब आपने निपुण भारत जैसी स्कीम्स का जिक्र किया। इन स्पेसिफिक शायद कम जाने माने स्कीम नेम्स को ऐड करने से आंसर को क्या फायदा होता है? ये एक रिसर्च पेपर में अपने सोर्सेज को साइट करने जैसा है। ये दिखाता है कि आपका ज्ञान सती नहीं है। आपने सिर्फ NEP का समरी नहीं पढ़ा है, आप उन स्पेसिफिक ऑन द ग्राउंड प्रोग्राम्स को जानते हैं जिनका उपयोग इसे इंप्लीमेंट करने के लिए किया जा रहा है। ये बहुत क्रेडिबिलिटी और डिटेल ऐड करता है। चलो डिजिटल डिवाइड के बारे में बात करते हैं। हर कोई इस टर्म का इस्तेमाल करता है। हम इसे इस तरह से कैसे समझा सकते हैं कि ये सिर्फ टर्म बताने से ज्यादा इम्पैक्टफुल हो? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सिर्फ बताइए मत, इलस्ट्रेट कीजिए, उसके परिणाम समझाइए। कुछ ऐसा कहिए, डिजिटल डिवाइड सिर्फ स्मार्टफोन्स की कमी के बारे में नहीं है। ये एजुकेशनल अपार्थाइड का एक नया रूप है जो शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब के बीच मौजूदा अंतर को और गहरा करता है, जिससे एक डिजिटल हैव नॉट्स की जनरेशन तैयार हो रही है। ऐसी स्ट्रॉन्ग इवोकेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल इम्पैक्ट को रियल बनाता है। पावरफुल फ्रेजिंग, इससे मदद मिलती है। यहाँ डेटा के बारे में एक सवाल है।
क्या GR के लिए एक एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक यूज करना बेहतर है, भले ही मैं उससे गलत कर सकता हूँ, या सिर्फ ये कहना सुरक्षित है कि ये बढ़ गया है? अगर आप नंबर के बारे में 100% श्योर हैं तो उसे इस्तेमाल करें। ये बहुत प्रभावशाली होता है। अगर आप श्योर नहीं हैं तो ट्रेंड को डिस्क्राइब करना बहुत बहुत सुरक्षित है। ये कहना कि GR में mid-20 से लगभग 40% तक का सिग्निफिकेंट इंक्रीज दोनों एक्यूरेट और इफेक्टिव है, और ये गलत तथ्य बताने के रिस्क से बचाता है। ट्रेंड अक्सर वैसे भी मुख्य कहानी होती है। आखिरी सवाल, हम कंक्लूजन को फ्रेश कैसे बना सकते हैं और उसे सिर्फ बॉडी पैराग्राफ्स का समरी जैसा लगने से कैसे बचा सकते हैं? उसे आगे की सोच वाला बनाकर सिर्फ ये मत कहिए प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसके बजाय उन्हें एक आखिरी फैसले या कॉल टू एक्शन में सिंथेसाइज कीजिए। एक सेंटेंस जैसे, इसलिए NEP 2020 की सफलता उसके विजन से नहीं बल्कि लास्ट माइल डिलीवरी गैप को भरने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति से मापी जाएगी, एक शक्तिशाली आगे की सोच वाला स्टेटमेंट प्रदान करता है। एक्सीलेंट एडवाइस। ओके टीम, चलो इसे अपने दिमाग में पक्का करते हैं। अब पॉज कीजिए और इस लाइन की प्रैक्टिस कीजिए। While NEP 2020 aligns with SDG 4 on paper, its real-world success depends on conquering the critical challenge of the digital divide. Practice. परफेक्ट। तो इसका मिनी रिकैप ये है, इन शॉर्ट NEP 2020 और SDG 4 एक डेटिंग ऐप पर एक परफेक्ट मैच वाले कपल की तरह हैं। प्रोफाइल्स 100% कंपैटिबल हैं, लेकिन रियल लाइफ रिलेशनशिप काम करेगा या नहीं, ये रियलिटी की उलझी हुई जटिल चुनौतियों से निपटने पर निर्भर करता है। चलें अपने चौथे सवाल पर चलते हैं, और ये एक हॉट टॉपिक है, सीधा GS2 गवर्नेंस 2015 से, लेकिन आज ये पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। सवाल है, द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया रिक्वायर्स मेजर इंप्रूवमेंट टू मेक इट इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव. Do you think that the entry of foreign educational institutions would help improve the quality of technical and higher education in the country? Discuss. एक बहुत बड़ी और बहुत रेलेवेंट बहस। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन। चलो इस सेक्शन को नाम देते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, गेम चेंजर और अ रिस्क। तो चलिए ईमानदार रहें, हमारे कई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी एक बड़ी चिंता है। हर साल लाखों इंडियन स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ने के लिए अरबों डॉलर खर्च करते हैं। सही बात है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या होगा अगर हम पहाड़ को मोहम्मद के पास ले आएं? क्या होगा अगर ऑक्सफोर्ड, येल या MIT जैसी यूनिवर्सिटीज इंडिया में ही अपने कैंपस खोल दें? क्या इससे हमारी क्वालिटी की समस्या हल हो जाएगी? चलो डिस्कस करते हैं। चलिए एक सिनारियो बनाते हैं। मिलिए प्रिया से, एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट। उसमें एक टॉप US यूनिवर्सिटी में जाने का टैलेंट है, लेकिन उसकी फैमिली इतना बड़ा खर्च नहीं उठा सकती। लेकिन फिर एक टॉप रैंक्ड जर्मन टेक्निकल यूनिवर्सिटी पुणे में एक कैंपस खुलती है। अचानक प्रिया को एक वर्ल्ड क्लास करिकुलम, इंटरनेशनल फैकल्टी और कटिंग एज लैब्स तक पहुंच मिल जाती है, वो भी कम खर्च में और बिना अपना देश छोड़े। ये वो अद्भुत पोटेंशियल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये तो एक बहुत ही कंपेलिंग ड्रीम सिनेरियो है। तो इस पॉइंट को आर्ग्यू करने के लिए इंट्रोडक्शन शुरू करने का सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? आप एक ऐसे स्टेटिस्टिक से शुरुआत करें जो समस्या को बिना किसी शक के स्थापित कर दें। जिक्र करें कि 2023 में लगभग 9 लाख इंडियन स्टूडेंट्स विदेश पढ़ने गए। ये नंबर कोई राय नहीं है, ये एक तथ्य है जो चीख चीख कर क्वालिटी की मांग के बारे में बता रहा है। राइट। फिर आप तुरंत NEP 2020 को उस पैराडाइम शिफ्ट के रूप में पेश करें जिसने आखिरकार फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए इंडिया में कैंपस स्थापित करने के दरवाजे खोल दिए हैं, जो पूरी चर्चा के लिए स्टेज सेट कर देता है। ये एक परफेक्ट हुक है। बॉडी के लिए आपको एक बहुत ही लॉजिकल स्ट्रक्चर की जरूरत है। क्यों से शुरुआत करें। पहला हिस्सा है द करंट स्टेट ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन। आपको ये स्थापित करना होगा कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों है। डेटा के साथ? हाँ, डेटा का उपयोग करें। जिक्र करें कि लेटेस्ट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में सिर्फ 46 इंडियन यूनिवर्सिटीज ने लिस्ट में जगह बनाई और उनका एवरेज रैंक 782 जैसा कम था। पुरानी समस्याओं को संक्षेप में बताएं, अपर्याप्त रिसर्च फंडिंग, योग्य फैकल्टी की कमी और बहुत कमजोर इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। तो जब हमने समस्या को अच्छे से डिफाइन कर दिया, तब हम इस पर आते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैसे सोल्यूशन हो सकती हैं। एग्जैक्टली। दूसरा हिस्सा है पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कैसे मदद करता है सेक्शन है। आप कई पॉइंट्स लिस्ट कर सकती हैं। 1, नॉलेज ट्रांसफर, वो इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स और एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर लाते हैं। 2, कंपटीशन, उनकी मौजूदगी इंडियन यूनिवर्सिटीज को अपना गेम बेहतर करने पर मजबूर करेगी। 3, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो मॉडर्न लैब्स और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में निवेश करेंगे। 4, स्टॉपिंग ब्रेन ड्रेन, ये हमारे बेहतरीन टैलेंट को इंडिया में ही रोकेगा। ठीक है, लेकिन ये एक फ्री फॉर ऑल तो नहीं हो सकता। नियम और चुनौतियां तो होंगी, है ना? बिल्कुल, और ये बॉडी का तीसरा और अहम हिस्सा है, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क एंड चैलेंजेस। यहाँ आप दिखाते हैं कि आप प्रैक्टिकलिटी समझते हैं। पहले UGC गाइडलाइंस ऑफ 2023 का जिक्र करें। ये दिखाता है कि एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। उसके रूल्स क्या हैं? मुख्य नियम बताएं। सिर्फ टॉप 500 ग्लोबली रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस ही एलिजिबल हैं, उन्हें 10 साल का अप्रूवल मिलता है और उन्हें अपनी फीस स्ट्रक्चर तय करने की आज़ादी है। फिर 2 सबसे बड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें। क्वालिटी एश्योरेंस, हम कैसे सुनिश्चित करें कि वो इंडिया में अपनी क्वालिटी को डाइल्यूट ना करें, और एक्सेसिबिलिटी, क्या वो इतने महंगे होंगे कि वो सिर्फ एलीट वर्क को ही सर्व करेंगे, जिससे और असमानता बढ़ेगी। ये बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण है। हम इस जटिल चर्चा को कंक्लूजन में कैसे समाप्त करें? कंक्लूजन को सावधानी से आशावादी होना चाहिए। कहें कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज का प्रवेश NEP 2020 द्वारा मार्गदर्शित और UGC द्वारा नियमित हमारे हायर एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। Okay. लेकिन फिर थोड़ा राष्ट्रीय गर्व जोड़ें।
हमारे अपने उत्कृष्ट संस्थानों जैसे IIT मद्रास और IISA बेंगलुरु के उदाहरणों का उपयोग करें, ये दिखाने के लिए कि वैश्विक उत्कृष्टता हमारे लिए भी संभव है। एक संतुलित दृष्टि के साथ समाप्त करें, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाना जबकि अपने स्वदेशी शैक्षणिक मूल्यों को मजबूत करना। एक्सीलेंट। अब क्रॉस क्वेश्चंस। ये सवाल 2015 का है। आंसर में NEP 2020 और 2023 UGC गाइडलाइंस का जिक्र करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आंसर को करंट और रेलेवेंट बनाता है। 2015 के सवाल का जवाब 2015 की जानकारी के साथ देना आउटडेटेड है। NEP 2020 और नए UGC नियम जैसे लेटेस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को शामिल करके आप एग्जामिनर को दिखा रहे हैं कि आप अपने ज्ञान को वर्तमान संदर्भ में लागू कर रहे हैं, जो एक बहुत उच्च स्तरीय कौशल है। ग्रेट पॉइंट। अब ये सवाल डिस्कस टाइप का है। एक डिस्कस सवाल को प्रभावी ढंग से हैंडल करने की क्या है? समस्या, क्या संभावित समाधान, कैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और क्या अगर चुनौतियां, सब कवर करना होगा। एक अच्छा डिस्कस आंसर एक अच्छी पैनल डिस्कशन की तरह होता है जिसमें सभी व्यू पॉइंट्स को कवर किया जाता है। 8,92,989 स्टूडेंट्स जैसे बड़े नंबर से शुरुआत करने का असली वैल्यू क्या है? ये रीडर के लिए साइकोलॉजिकली क्या करता है? ये तुरंत समस्या के पैमाने और आवश्यकता को स्थापित करता है। ये एक अमूर्त मुद्दे, स्टूडेंट्स विदेश जाते हैं, को एक ठोस विशाल घटना में बदल देता है। ये रीडर को कॉलर से पकड़कर कहता है, ध्यान दो, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये इंट्रोडक्शन को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बना देता है। बिल्कुल सही। ये जिक्र करना क्यों जरूरी है कि इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज का ऑटोनोमस फी स्ट्रक्चर होगा? ये किस चुनौती की ओर इशारा करता है? क्योंकि यही एक्सेसिबिलिटी और इक्विटी चैलेंज का दिल है। ऑटोनमस फी स्ट्रक्चर ये कहने का एक सभ्य तरीका है कि वो बहुत महंगे होंगे। इस डिटेल का जिक्र करना दिखाता है कि आपने गाइडलाइंस पढ़ी हैं और आप समझते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये कैंपस एलीट आइलैंड्स बन सकते हैं जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए सुलभ हो, जिससे सामाजिक असमानता और गहरी हो। एक महत्वपूर्ण बिंदु। अब आपने कंक्लूजन में इंडिजिनस वैल्यूज के साथ इसे बैलेंस करने का जिक्र किया। इसका वास्तव में क्या मतलब है? ज्ञान यूनिवर्सल नहीं होता क्या? ज्ञान यूनिवर्सल हो सकता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन और संदर्भ स्थानीय होता है। यहाँ इंडिजिनस वैल्यूज का मतलब है ये सुनिश्चित करना कि प्रदान की जाने वाली शिक्षा भारत की अनोखी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों के लिए प्रासंगिक हो। हम सिर्फ ऐसे ग्रेजुएट्स नहीं चाहते जो न्यूयॉर्क में एक मल्टीनेशनल में काम कर सकें। हम ऐसे इनोवेटर्स चाहते हैं जो ग्रामीण भारत में समस्याओं का समाधान कर सकें। ये ही वो संतुलन है। आखिरी सवाल। कंक्लूजन में IIT मद्रास जैसे हमारे अपने सक्सेस स्टोरीज का हवाला देना, इसका स्ट्रेटेजिक उद्देश्य क्या है? ये आंसर को ऐसा लगने से युक्त है जैसे हम पूरी तरह से विदेशी मदद पर निर्भर हैं। ये चर्चा को आत्मविश्वास और आकांक्षा के एक नोट पर समाप्त करता है। ये कहता है, हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का स्वागत करते हैं, लेकिन हम अपनी उत्कृष्टता प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर भी विश्वास करते हैं। ये समाप्त करने का एक बहुत ही सकारात्मक और सशक्तिकरण करने वाला तरीका है। बहुत खूबसूरती से समझाया। ठीक है, चलो इसे याद करते हैं। इस वाक्य का अभ्यास करें। The key lies in creating a balanced ecosystem that leverages international expertise while preserving indigenous educational values. इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छे। और इस सवाल का मिनी रिकैप है, इन शॉर्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज क्वालिटी सुधारने के लिए एक शक्तिशाली कैटलिस्ट हो सकती हैं, लेकिन तभी जब हमारे पास अफोर्डेबिलिटी, रेलेवेंस सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियम हो और वो इक्विटी गैप को और न बढ़ाएं। और अब हमारे आखिरी सवाल के लिए GS2 सोशल जस्टिस 2014 से। ये एक क्लासिक टाइमलेस बहस है उत्कृष्टता और नियंत्रण के बारे में। सवाल है, should the premier institutes like IITs and IIMs be allowed to retain premier status, allow more academic independence in designing courses, and also decide mode criteria of selection of students? Discuss in light of the growing challenges. इसके लिए ब्रॉड माइक्रो थीम है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी। और चलिए इस आखिरी सेक्शन को टाइटल देते हैं IITs, IIMs, the autonomy debate। तो हर कोई जानता है कि IITs और IIMs इंडियन एजुकेशन के ताज के हीरे हैं। सवाल ये है कि अपना टॉप स्टेटस बनाए रखने के लिए क्या उन्हें पूरी आज़ादी, टोटल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए कि वो अपने कोर्सेज डिजाइन कर सकें और यहाँ तक कि ये भी तय कर सकें कि वो स्टूडेंट्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे। हमें इसके प्रोज एंड कॉन्स पर चर्चा करनी है, खासकर आज की दुनिया में। ये एक शानदार बहस है। चलो इसे कहानी से फ्रेम करते हैं। इमेजिन कीजिए IIM अहमदाबाद ने AI इन बिजनेस पर एक कटिंग एज नया कोर्स शुरू करने का फैसला किया है। बेस्ट स्टूडेंट्स पाने के लिए वो एक नया सिलेक्शन प्रोसेस बनाना चाहते हैं जो सिर्फ कैट एग्जाम पर निर्भर ना हो, बल्कि उसमें एक रियल वर्ल्ड AI प्रोजेक्ट असेसमेंट भी हो। पूरी ऑटोनॉमी इस अद्भुत इनोवेशन की अनुमति देगी। बिल्कुल। लेकिन तभी एक आलोचक हाथ उठाकर पूछता है, क्या ये नया प्रोजेक्ट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस बिहार के एक गांव के उस ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए फेयर होगा जिसके पास कभी हाई एंड कंप्यूटर्स तक पहुंच नहीं थी? बिल्कुल यही मूल दुविधा है। उत्कृष्टता की खोज बनाम इक्विटी के प्रति प्रतिबद्धता। ये सेंट्रल टेंशन का एक परफेक्ट सार है। तो इंट्रोडक्शन के लिए आपको इस बहस को शालीनता से फ्रेम करना होगा। आप ये कहकर शुरुआत कर सकती हैं कि संस्थागत ऑटोनॉमी पर बहस NEP 2020 के वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनाने के फोकस से फिर से शुरू हो गई है। ओके। फिर आप मूल मुद्दे को फ्रेम करती हैं। ये संस्थानों को वैश्विक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक आजादी देने और ये सुनिश्चित करने के बीच एक नाजुक संतुलन का काम है कि वो सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थानों के रूप में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखें। एक बिल्कुल संतुलित शुरुआत। अब बॉडी के लिए मैं मानता हूं कि एक क्लासिक फॉर एंड अगेंस्ट स्ट्रक्चर इसे टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। बिल्कुल। आप दो साफ सेक्शंस बनाते हैं। पहला, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ ऑटोनॉमी। आप कई मजबूत पॉइंट्स लिस्ट कर सकते हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस, ऑटोनॉमी एक लचीले इनोवेटिव करिकुलम की अनुमति देती है।
इंडस्ट्री इंटीग्रेशन, वो इंडस्ट्री 4.0 जैसे नए क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से कोर्सेज को अडेप्ट कर सकते हैं। ग्लोबल कंपेटिटिवनेस, आजादी टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज से मुकाबला करने और रैंकिंग सुधारने के लिए जरूरी है। और एक रिसर्च फोकस, वो रिसर्च को भारत की अनोखी चुनौतियों को हल करने की दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑटोनॉमी के पक्ष में एक शक्तिशाली केस है। अब सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में क्या? उन्हें पूरी आजादी देने के खिलाफ तर्क। ये आपका दूसरा सेक्शन है, चैलेंजेस एंड कंसर्न्स, जो पूरी ऑटोनॉमी के खिलाफ तर्क हैं। सबसे बड़ी चिंता इक्विटी एंड सोशल जस्टिस की है। अगर आईआईटीज अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स बनाते हैं तो ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए आरक्षण की राष्ट्रीय नीति को कमजोर कर सकता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन, एक यूनिफॉर्म सिलेक्शन प्रोसेस की कमी से भ्रम और अनुचितता हो सकती है। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि उन्हें जनता के पैसे से फंड किया जाता है, इसलिए सरकारी निगरानी होनी चाहिए। और चौथा, रीजनल डिस्पैरिटी, वो शहरी उद्योगों के लिए कोर्सेज पर ध्यान दे सकते हैं और क्षेत्रीय विकास की जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते हैं। प्रोज और कॉन्स का एक बहुत साफ ब्रेकडाउन। इसका मतलब है कि कंक्लूजन वो जगह होनी चाहिए जहां हम एक बीच का रास्ता, एक समाधान ढूंढते हैं। इसे रेगुलेटरी बॉडी द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों के एक व्यापक ढांचे के भीतर राइट। आप इस बात पर जोर देती हैं कि किसी भी नए सिलेक्शन क्राइटेरिया को योग्यता बनाए रखते हुए विविधता को शामिल करने का एक तरीका ढूंढना चाहिए, जैसे आईआईएम्स अब जेंडर और एकेडमिक बैकग्राउंड के लिए पॉइंट्स देकर करते हैं। ये एक बेहतरीन प्रैक्टिकल पॉइंट है। हम कंक्लूजन को और भी मजबूत बनाने के लिए और क्या जोड़ सकते हैं? आपको निरंतर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की आवश्यकता का जिक्र करना चाहिए। संस्थानों, इंडस्ट्री और सरकार के बीच एक नियमित संवाद। और अपने आंसर को सच में ब्रिलियंट बनाने के लिए आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देना चाहिए। आईआईएम एक्ट ऑफ 2017, जिसने बिल्कुल यही किया। ओह वाओ। हाँ, इसने आईआईएम्स को महत्वपूर्ण ऑटोनॉमी दी, लेकिन उन्हें अभी भी संसद के प्रति जवाब दे रखा है। यह दिखाता है कि आपका समाधान सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह पहले से ही प्रैक्टिस में है। परफेक्ट। हमारे आखिरी सेट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस का समय है। बॉडी में हम फॉर और अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स को एक असली बहस जैसा कैसे महसूस करा सकते हैं, ना कि सिर्फ दो अलग-अलग लिस्ट्स। तुलनात्मक भाषा का उपयोग करके उन्हें सीधे काउंटर पॉइंट्स के रूप में फ्रेम करें। उदाहरण के लिए, फॉर के अंदर आप कहते हैं ऑटोनॉमी बूस्ट ग्लोबल कंपेटिटिवनेस। फिर अगेंस्ट के अंदर आप कह सकती हैं, लेकिन ग्लोबल रैंक्स की इस दौड़ में हमारी सामाजिक इक्विटी के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से समझौता हो सकता है। ये पॉइंट्स के बीच एक सीधा तनाव पैदा करता है, जिससे ये एक वास्तविक बहस जैसा लगता है। ये एक बेहतरीन टेक्निक है। आईआईएम एक्ट 2017 कंक्लूजन में उपयोग करने के लिए इतना शक्तिशाली एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि ये आपके द्वारा प्रस्तावित स्ट्रक्चर्ड ऑटोनॉमी का एक ठोस विधायी उदाहरण है। ये आपके सुझाव को अमूर्त विचारों के दायरे से एक वास्तविक लागू की गई नीति में ले जाता है। ये एग्जामिनर को बताता है कि आप न सिर्फ थ्योरी समझते हैं, बल्कि वर्तमान कानूनी परिदृश्य को भी जानते हैं। ये एक माइक ड्रॉप मूवमेंट है। आपने इंडस्ट्री 4.0 का जिक्र किया। इस तरह के मॉडर्न टर्म्स का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये दिखाता है कि आप इस मुद्दे पर एक वैक्यूम में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप आधुनिक आर्थिक संदर्भ, एआई, ऑटोमेशन और डेटा साइंस की दुनिया को समझते हैं, और आप जानते हैं कि हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स को इन तेजी से हो रहे बदलावों के प्रति कुशल और प्रतिक्रियाशील होने की जरूरत है। ये आपके आंसर को समकालीन और आगे की सोच वाला महसूस कराता है। ठीक है, चलो सोशल जस्टिस एंगल पर बात करते हैं। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सवाल के इस हिस्से को उस गंभीरता के साथ एड्रेस करें जिसका ये हकदार है? आपको चैलेंजेस सेक्शन के अंदर इसके लिए एक स्पेसिफिक, अच्छी तरह से समझाया गया पॉइंट डेडिकेट करना चाहिए। शायद सबसे पहला पॉइंट, अंडरमाइनिंग सोशल जस्टिस या रिस्क टू इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे मजबूत शब्दों का उपयोग करें। समझाइए कि ये एक सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थान के लिए चिंता का विषय क्यों है, जिसका इक्विटी के प्रति एक संवैधानिक आदेश है। ये दिखाता है कि आप मुद्दे के नैतिक और सामाजिक आयामों को समझते हैं। डिस्कस सवालों के लिए कंक्लूजन में हाइब्रिड मॉडल या बीच का रास्ता सुझाना क्या हमेशा एक अच्छी स्ट्रेटजी है? और एक व्यावहारिक मानसिकता दिखाता है। यह दर्शाता है कि आप दोनों पक्षों की वैधता की सराहना कर सकते हैं और एक काम करने योग्य समझौता सिंथेसाइज कर सकते हैं। आखिरी सवाल, इस तरह के बहस शैली वाले सवाल के लिए एक प्रभावी इंट्रोडक्शन का राज क्या है? मुद्दे को पहली लाइन से ही एक मौलिक तनाव या मूल द्विधा के रूप में फ्रेम करें। कुछ इस तरह से शुरुआत करें, भारत के प्रमुख संस्थानों के लिए वैश्विक उत्कृष्टता की खोज हमें एक मौलिक चौराहे पर लाती है। संस्थागत ऑटोनॉमी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच का तनाव, ये तुरंत उन दो विपरीत शक्तियों को स्थापित करता है जिन पर आप चर्चा करने जा रहे हैं। एक्सीलेंट। अब चलो इस आखिरी विचार को दोहराते हैं। The goal is to find an equilibrium, ensuring our premier institutes achieve global competitiveness without sacrificing inclusive growth. Practice. ब्रिलियंट। और हमारे आखिरी सवाल का मिनी रिकैप है। इन शॉर्ट, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को इनोवेट और एक्सेल करने के लिए ऑटोनॉमी बिल्कुल चाहिए, लेकिन इस आज़ादी को उनकी गहरी सामाजिक जिम्मेदारी और देश के प्रति जवाबदेही के साथ संतुलित करना होगा, ताकि निष्पक्षता और इक्विटी सुनिश्चित हो सके। वाओ, इंडिया के एजुकेशन लैंडस्केप का क्या गजब का डिटेल एनालिसिस था। चलो एक पल रुककर उन 5 विशाल विषयों को जल्दी से रिकैप करते हैं जिन्हें हमने आज कवर किया है। हमारी आज की पूरी चर्चा का ब्रॉड माइक्रो थीम था एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड रिफॉर्म्स। यहाँ है मुख्य टेकअवेज। पहला, हमने देखा कि आरटीई एक्ट को सफल होने के लिए सिर्फ मुफ्त की चीजों से ज्यादा की जरूरत है। स्कूलिंग के वैल्यू के बारे में सच में सोच बदलने के लिए गहरी कम्युनिटी अवेयरनेस चाहिए। दूसरा,
अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम को सच में मीनिंगफुल बनाने के लिए इंडस्ट्री और हमारे कॉलेजेस के बीच एक मजबूत अटूट साझेदारी बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। तीसरा, NEP 2020 कागज पर SDG 4 के ग्लोबल गोल्स के साथ शानदार रूप से अलाइंड है, लेकिन उसकी सफलता पूरी तरह से जमीनी चुनौतियों जैसे डिजिटल डिवाइड और टीचर ट्रेनिंग को हल करने पर निर्भर करती है। चौथा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज का स्वागत करना क्वालिटी बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, लेकिन ये लोहे के समान नियामक के साथ आना चाहिए ताकि वो अफोर्डेबल और अकाउंटेबल हो। और पांचवां, IITs और IIMs जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को ऑटोनॉमी देना उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस आज़ादी को सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ सावधानी से संतुलित किया जाना चाहिए। एक बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण चर्चा का शानदार सारांश। और अब जैसे ही हम समाप्त करते हैं, मेरे पास आपके लिए सोचने के लिए एक आखिरी प्रोवोकेटिव विचार है। जैसे जैसे हम AI, डिजिटल क्लासरूम्स और शिक्षा में ग्लोबल कोलैबोरेशन के भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम कैसे सुनिश्चित करें कि सबके लिए शिक्षा समावेशिता का मूल भारतीय मूल्य खो ना जाए? क्या टेक्नोलॉजी अंतर को पाटने का अंतिम उपकरण है या ये सबसे बड़ी बाधा बन सकती है? कभी सोचना इस पर। हम सबके लिए सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपको ये अत्यंत गहरा विश्लेषण पसंद आया और अब आप थोड़ा ज्यादा समझदार महसूस कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लाइक के साथ अपना समर्थन दिखाएं और कृपया उस आखिरी सवाल पर अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें और सुनिश्चित करें कि आप उस नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप हमारा अगला डीप डाइव मिस ना करें। तब तक सीखते रहिए और सवाल करते रहिए।